नमस्कार। आज कहानी गोल्ड में सुनिए डॉक्टर वीना विज जी की लिखी कहानी कलफ लगी साड़ी। आजकल की लड़कियों और फिल्मों टीवी में नायिकाओं को साड़ी में लपेटे देखकर यूं लगता है कि वे कितनी बेपरवाह हैं अपने बदन पर लिपटी साड़ी से। हमने भी तो जवानी की दहलीज पर पांव रखे थे। तब बदन दिखाने का नहीं बल्कि बदन छिपाने का जमाना था। आज ख्यालों की परवाज उड़ा ले चली है मुझे 60 के दशक में, जब अधिकतर युवा कन्याएं सहर्ष साड़ी पहनकर पढ़ने जाया करती थी। कॉटन की साड़ियों पर कलफ यानी कि माड़ स्टार्च लगाकर उसमें जान डाल दी जाती थी, जिन्हें बदन पर लपेटने से सुरक्षित होने का एहसास होता था। सलवार कमीज व कुर्ते चूड़ीदार पजामे का ज्यादा रिवाज नहीं था। पार्टी आदि में अलबत्ता सिल्क की साड़ियां पहनी जाती थीं। खैर, इस बात पर कुछ बताने का मन है। यह उन्हीं दिनों की बात है। कॉलेज में जैसे जैसे आर्ट्स, होम साइंस और साइंस की क्लासेस खत्म होती जाती, वैसे वैसे ही हॉस्टल में गहमा गहमी का माहौल बनता जाता था। सिर्फ 50 कदम का ही तो फासला था बीच में। 4 मंजिला बिल्डिंग, दोनों ओर ढेरों कमरों को ढोती, मानो अंग्रेजी का ई अक्षर लेट गया हो, और मध्य में बड़ा सा डाइनिंग हॉल। हर कमरे में 4 लड़कियों के लिए पलंग, कुर्सी, मेज, आलमारी, यहाँ तक कि खिड़कियां भी 4 थीं। कमरे में आते ही किताबों को मेज पर पटक सबकी बातों का दौर आरंभ हो जाता, जिसे 5 बजे की टिफिन की घंटी रोकती, जिसमें कभी पकौड़े, कभी समोसे, आलू बोड़े, पोहा, जलेबी और मट्ठी आदि नाश्ता मिलता था। उसके बाद गोरखा चौकीदार उस दिन की डाक बांटता था, ऊंची आवाज में नाम पुकार कर। उस दिन नीरू कमरे में बैठी टिफिन खा रही थी, क्योंकि उसे किसी की चिट्ठी का इंतजार नहीं था कि अचानक निर्जा तिवारी नाम पुकारा जाने पर वह हक्की बक्की हो बाहर चिट्ठी लेने भागी। बाहर बिना किसी से नजर मिलाए चौकीदार के हाथ से नीला लिफाफा लिए दिल की बढ़ती हुई धड़कनें संभालती वो कमरे में लौटी। भीतर किसी को न पाकर उसने झट से चिटकिनी लगा ली। उसके आदित्य की चिट्ठी। धड़कन की धौकनी बढ़ गई थी। मनमयूर नाच उठा था, पागलों की तरह लिफाफे को चूमे जा रही थी। पलंग पर लेटकर उसे अपने दिल के ऊपर रखकर उससे बोल उठी, तुम्हारे तसव्वुर ने मेरे दिन रात का चैन लूट लिया है। न सो पाती हूँ, न पढ़ पाती हूँ। कैसे जीऊं आदि तुम्हारे बिन। और बेहद प्यार व अदब से उसने लिफाफा खोला। इसी शनिवार को तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ। इतवार को दिन भर तुम्हें अपने साथ रख उन पलों को तुम में जीऊंगा, बस अब और नहीं। तुम्हारा मैं। खत पढ़ते ही नीरू झट उठकर बैठ गई। उसका बदन कांप रहा था। मिलन के काल्पनिक उन्माद से ही वो रोमांचित हो उठी थी। आदि का चेहरा उसके समक्ष था और वो लज्जा से भीग रही थी। दीवार पर टंगे आईने में अपनी जगह उसे देखकर की तभी कुमुद ने दरवाजा खटखटाया, तो उसने झट अलमारी में चिट्ठी छिपाकर सहज होते हुए मुस्कुराकर चिटकिनी खोली। मैडम कहाँ हो? डांस क्लास नहीं चलना क्या? कुमुद ने पूछा। चल, कहकर नीरू साथ हो ली, पर आज वहां भी उसका ध्यान उखड़ा उखड़ा रहा। अगले 3 दिन वो गुमसुम सी यंत्र चलित आदित्य के ख्यालों में गुम अपनी दिनचर्या निपटाती रही। बस भीतर ही भीतर घबरा रही कि आदि का सामना कैसे कर पाएगी। आखिर शनिवार की शाम भी आ पहुंची थी। उसने अपनी रूममेट्स को कुछ नहीं बताया था कि तभी उसका नाम पुकारा गया अतिथि कक्ष में आने के लिए। दीपा ने नीरू को छेड़ते हुए फप्ती कसी। मैडम इसलिए आज सुबह से बन ठन कर तैयार बैठी हुई थी। कौन आया है भाई? नीरू सौम्यता की मूरत यूं ही मुस्कुराकर चल दी। अतिथि कक्ष के बाहर पहुंचकर उसके पांव 9 मन के हो गए। अपनी असहजता पर नियंत्रण कर आखिर उसने कदम भीतर बढ़ाए। अप्रत्याशित को प्रत्यक्ष देख उसे विश्वास नहीं हो पा रहा था। समक्ष था अपनी मत भरी आंखों का जादू बिखेरता, बाहें फैलाए उसका आदित्य। एक बारगी वो मंत्रमुग्ध सी उसकी बाहों में समा गई, फिर झट से अलग होकर उसके सामने बैठ गई। कैसी हो? मेरे जैसी ही ना, कहकर आदि ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों के हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। नीरू ने कुछ औपचारिक बातें की और आदि सारा समय उसके हाथ को सहलाता रहा, शायद गरमाने के लिए। उन लम्हों में वक्त मानो थम सा गया था,
नजरों ने रूह की गहराइयों में पहुंच गुफ्तगू शुरू कर ली थी और जुबान खामोश थी। पर असल में वक्त कम था, विजिटिंग समय खत्म हो गया था। कल सुबह मैं 9 बजे आ जाऊंगा तुम्हें लिवाने। तुम्हारे बाबूजी से अथॉरिटी लेटर मंगवा लिया था मैंने, बताकर। इतना कह आदि हाथ छुड़ाकर एकदम बाहर निकल गया और वह वहीं खड़ी रह गई थी, आदित्य से मिलन के अविश्वास में फंसी। कमरे में वापस आई तो उसने चैन की सांस ली। वहां उसकी सखियां नहीं थी। आदि के मीठे सपनों में गुम वह शाम को ही बिन कुछ खाए पिए ही बिस्तर में दुबक गई, कल होने के इंतजार में। वो बात अलग है कि खुली पलकों के पर्दे में छिपे आदित्य ने रात को आंखों के भीतर आने ही नहीं दिया। कुंडली मारे अंधेरा जब धीरे धीरे दम तोड़ रहा था और भोर ने दस्तक दी आने की, तो नीरू शैया त्याग बिना हट किए दिनचर्या से निपट तैयार होने लगी। अलमारी से कलफ लगी चौड़े बॉर्डर की कॉटन की साड़ी निकाल करीने से पहनकर माथे पर छोटी सी काली बिंदी लगाकर वह आईने में अपने रूप को निहार कर अपने से ही लजा गई थी। इतवार था तो बाकी रूममेट्स अभी सो रही थीं और वो चुपचाप अपना बैग उठाए रिसेप्शन पर आकर टहलने लगी। वह बार बार कलाई पे बंधी घड़ी को देखती कि वह इतनी धीरे कैसे चल रही है। उससे इंतजार नहीं हो पा रहा था। ठंडी बयार के झोंके उसके ख्यालों की परवाज को कल शाम के दृश्य पर फिर ले गए। वो स्वयं पर हैरान थी कि कल आदि को सामने देखकर उसकी बोलती क्यों बंद हो गई थी। जिसके ख्यालों ने उसे कभी चैन से सोने नहीं दिया, पढ़ाई में हमेशा खलल डाला, और तो और पिछली दीवार के पीछे किसी कोठी में आम के पेड़ पर जब आधी रात को कोयल की कूकू सुनाई देती तो टीस भरी आम्र मंजरी की मधुसी मादक गंध उसके प्राणों में बहने लगती थी, जो विरह की ज्वाला को और भड़का देती थी। फिर विरह की लंबी रात और लंबी होती जाती थी, जबकि सुबह उसे कॉलेज जाना होता था। उसने आदि को यह सब बताया क्यों नहीं। उसे लगा दोनों के बीच की खामोशियां शायद यही तो नहीं बतिया रही थीं। तभी वे दोनों एक दूसरे की आंखों की इबादत पढ़े जा रहे थे। खुद से ही सवाल जवाब करती उसका चेहरा रक्तिम हो उठा था कि सामने दूर से आदि आता दिखाई दिया और नीरू के कदम उसकी ओर बरबसी बढ़ गए। दोनों ने चाहत भरी खिले मुस्कान से एक दूसरे का स्वागत किया और चलें कहकर मेन गेट से बाहर खड़ी एम्बेसडर कार में आदि ने उसे पीछे बिठाया। वह ड्राइवर को सदर चलने को कहा। वह तो ट्रेन से आया था, यह किसी दोस्त की कार थी। सदर में ब्रेकफास्ट करके फिर हम घूमने निकल पड़ेंगे, ठीक है ना? आदि ने बोला तो नीरू ने हामी भर दी। वैंगर में एक दूसरे के सामने एक कोने में जाकर वे दोनों बैठ गए। जब तक नाश्ता हुआ उन दोनों के पैर एक दूसरे की छुअन से आपस में उदासी निकालते रहे, क्योंकि साड़ी का पर्दा था उन पर। लेकिन भीतर से आनंदित नीरू साथ ही अपनी कलफ लगी साड़ी की चुन्नटों को ठीक करती रही। आखिर सांझ ढले उसने हॉस्टल वापस सहेलियों के सामने जाना था। फिर अभी तो सारा दिन पड़ा था, कलफ लगी साड़ी में कहीं सिलवटें न पड़ जाएं। आदि 10 घंटे का सफर तय करके आया था, उसकी और अपनी उदासी मिटाने। तो वह कुछ कुछ डरी भी थी। वहां से दोनों को ड्राइवर ने सट्टा बाजार फिल्म देखने के लिए ज्योति टॉकीज छोड़ा और 1 बजे आने को कहकर चला गया। उन दिनों मनोरंजन का यही एकमात्र जरिया होता था, सेलफोन जो नहीं थे। आज के युग में संवेगों और संवेदनाओं की वो गहराइयां तो लुप्त प्राय हो गई हैं। खैर, उस फिल्म का गीत, इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, कि नाम मेरा जल की धारा, आज भी लोकप्रिय है। उन दोनों पर सटीक बैठता था यह गीत। उन दिनों फिल्मी गीतों से दिल की भावनाओं का इजहार किया जाता था, तो धुंधले अंधियारे में फिल्म के संग संग इस युगल की भी चाहतें पींग बढ़ा रही थीं। इस पर आदित्य का सवाल, नीरू हमारी चाहत को ठाव मिलेगा ना? हम दोनों ही पढ़ रहे हैं अभी। नीरू की दलील थी, आप पढ़ लिख कर ऑफिसर बन जाओगे तो सब संभव हो पाएगा। भविष्य की गोद में कुछ ऐसा ही जवाब रखा था तकदीर ने। शो खत्म होते ही सामने हीरा स्वीट से आदि ने वहां की मशहूर छैना मुर्गी मिठाई और कुछ नमकीन लिए। अगले पड़ाव के लिए जो शहर की आबादी से दूर गढ़ा ताल की ओर था, रानी दुर्गावती का किला, मदन महल, जिसके अवशेष काली चट्टानों व बड़े बड़े पत्थरों के रूप में दर्शनीय स्थल बन गए थे पर्यटकों के लिए। पर्यटक भी बहुत कम होते थे उन दिनों। नीरू ने भी कभी मदन महल नहीं देखा था।
तो वह भी वहां जाने के लिए उत्साहित थी। फिर आदित्य का साथ ड्राइवर ने उन्हें वहां छोड़ दिया और वो वापस चला गया। उसे काम था अपना। आदित्य जानता था, तो वापसी में टैक्सी से जाने का प्लान था। उन दोनों ने अन्य पर्यटकों के साथ साथ पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया। बीच बीच में आदि उसका हाथ थाम लेता तो उसे लगता वो हल्की हो गई है। आसमान मानो जमीन के करीब आ गया था। एक दूसरे की छुअन से विभोर वे दोनों काली काली चट्टानों पर पत्थरों को लांघते काफी ऊपर पहुंच गए थे। यहाँ शोरगुल से परे सैयद समीर के बहने की आवाज सुनाई दे रही थी। वहीं एक छोटी काली चट्टान पर एक बड़ी पहाड़ नुमा चट्टान मानो उठाकर रख दी गई हो। अजब सा जुड़ाव था दोनों में। इसे ही देखने लोग आते जा रहे थे। नीरू आदित्य की बेताबी को महसूस कर रही थी, क्योंकि वो जब भी नीरू को बाहों में लेने को होता तो कोई न कोई दिख जाता और वह अपने को रोक लेता। उसे इस हाल में देख नीरू होठों से न मुस्कुराकर आंखों से शरारत कर जाती कि बच्चू अच्छे फंसे हो, और छिटक कर अपनी कलफ लगी साड़ी को ठीक करने लग जाती। आदित्य मायूस हो चला था कि शहर से मीलों दूर वो इसलिए आया था कि जी भर के नीरू पर प्यार उड़ेल सके, उनके बीच कोई न हो। लेकिन आदित्य के अरमान समय की कमी के कारण कहीं दम न तोड़ दे, इस ख्याल ने उसे बेचैन कर दिया। वे दोनों और ऊपर एक चट्टान के पीछे की ओर जाकर बैठ गए तो नीरू ने अपने बैग से खाने का सामान निकाला कि चलो अब कुछ खा लेते हैं, थक भी गए हैं। नीरू की अधलेटी मुद्रा को देख आदित्य झट जाकर उसकी कमर के पास बैठ गया, साड़ी के ऊपर। नीरू बिन कुछ सोचे समझे एकदम उठकर खड़ी हो गई। अरे मेरी साड़ी की कलफ खराब हो जाएगी। उधर आदित्य का मुंह एकदम रुआसा हो गया। हिम्मत कर दूर खड़ी नीरू को उसने पीछे से अपनी बलिष्ठ बाजुओं के भीतर भींच ही लिया। नीरू को भी चैनो करार मिल रहा था। इससे पूर्व की दोनों की प्यासी रूहें जल का कोई कड़ छुपाती, खटाक से एक डंडे की आवाज करता उधर का पहरेदार आ पहुंचा था वहां। उन दोनों को यूं प्यार करता देख बोल उठा, काहे बबुआ, यहाँ काहे लाए हो लुगाई का? सीधन घरे को जावा, वहां ही करबे तो है जो कुछ करे को होबे। उन्हें लगा वे रंगे हाथों पकड़े गए हों चोरी करते, काटो तो खून नहीं। घबराए हुए चुपचाप खाने का सामान समेट वे दोनों उतराई की ओर चल दिए थे। दोनों को इज्जत का डर था, क्योंकि उस जमाने में इज्जत बनाए रखना बड़ी बात मानी जाती थी। शर्म के मारे उनके मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे। उन्हें भान ही नहीं हुआ कि वे कब नीचे मेन सड़क पर एक पुरानी सी चाय की दुकान पर पहुंच गए थे। चाय वाले से 2 कुल्हड़ चाय लेकर पी तो कुछ जान में जान आई दोनों की। चाय वाले से आदि ने पूछा, भैया यहाँ टैक्सी कब मिलेगी? तो उसने बताया कि अगर कोई टैक्सी में आए घूमने तभी टैक्सी मिलती है। यह सुनकर वहीं एक वृक्ष की छांव में पड़े एक पत्थर पर बैठकर दोनों टैक्सी का इंतजार करने लगे। लगता था आदित्य के सिर से इश्क का भूत उतर चुका था। वह बेचैनी से टहलने लग गया था। जब उसे लगा कि अब कोई पर्यटक आता नहीं दिख रहा तो वहीं जो 3-4 रिक्शे वाले खड़े थे, उसने उनमें से एक से बात करके उसके रिक्शा में वापस चलने का प्रोग्राम बना लिया और नीरू की आंखों में झांकते हुए उससे कहा, चलो हम अब चलते हैं। धीरे धीरे ही सही, पर इतनी तसल्ली तो रहेगी कि हम वापस जा रहे हैं और देर सवेर मंजिल पर पहुंच जाएंगे। हमने साथ साथ समय बिताना है ना। फिर चाहे इन सुनसान डरावनी चट्टानों तले तन्हाई ढूंढे या रिक्शा में हिचकोले खाते हुए राफ्ता राफ्ता 1.5 घंटा सवारी करके कुछ बातें करें, ठीक है ना? नीरू को भी वहां से चले जाने में ही भलाई लगी। क्या मालूम वो पहरेदार यहाँ नीचे पहुंचने वाला हो, कहीं सबके सामने इज्जत का फलूदा न कर दे। तो भीतर से भयभीत वह गुमसुम सी उसके साथ रिक्शा पर चढ़कर बैठ गई कि तभी सिर पर सूर्य देवता के प्रकोप को देखकर नीरू ने अपने सिर पर साड़ी का पल्ला किया। यह देखकर रिक्शे वाले ने रिक्शा की छत चढ़ा दी। वह अपने सिर पर भी लाल गमछा लपेट जय नर्मदा मैया का जयकारा करके कंठ से एक तान छेड़ दी और रिक्शा के पैडल मारता निकल पड़ा। तारकोल की पुराने जमाने की टूटी फूटी लंबी सड़क पर सामने जगह जगह गड्ढे दिखाई दे रहे थे। सड़क चाहे नहीं बनी हो, एक बारिश की बौछार आई नहीं कि म्यूनसिपैलिटी की सड़कें दहाड़ मारकर छाती पीटती थी उन दिनों। तो वही हाल था वहां पर। यही सड़क उन दो प्रेमियों के लिए वरदान बन गई थी। पहले ही झटके में आदि ने नीरू को अपनी बलिष्ठ बाजुओं के घेरे में ले लिया था और उसने भी कोई प्रतिकार न करते हुए
समर्पण कर उसकी चौड़ी छाती में ठांव ढूंढ ली थी। उसकी कलफ लगी साड़ी को मुंह चिढ़ाती आदि की उंगलियां उसी की ओटले मनचाही थिरक रही थीं और उस थिरकन की ताल में डूब नीरू की प्यास रस में विभोर हो रही थी। लाज के बंधन मुक्त हो हया को मुंह चिढ़ा रहे थे। दोनों एक दूसरे के सामीप्य को पूरी शिद्दत से जी रहे थे और वातावरण सुरीली तान से संगीतमय हो मधुरता बिखेर रहा था। हर सांस से एक दूजे को पीते हुए उनकी दुनिया ही बदल गई थी। मन ऐसा कोश है भावनाओं का जो भीतर ही भीतर निरंतर बहती रहती है। यह कोश कभी नहीं रीतता, होठों से प्रस्फुटन भी नहीं हो पाता। नीरू के भीतर कई प्रश्न, कई तूफान उमड़ घुमड़ रहे थे। क्या इश्क, प्यार, मोहब्बत, चाहत का दौर यहीं आकर थमता है, या फ्रायड के विचारों के अनुरूप नारी पुरुष में एक सहज आकर्षण है जो दोनों की शारीरिक निकटता से पराकाष्ठा पाता है। कुछ तो है जो उसकी आकांक्षाएं उसकी वास्तविकता पर हावी हो रही थीं। यह एक उद्दाम आवेग, एक उमड़ता तूफान, एक मोहक आकर्षण से उठा पैशन है जिसके वशीभूत हो आदित्य के स्पर्श से उसकी रग रग में, खून के हर कतरे में आवेग उमड़ रहा था। उसकी उंगलियों की पोरों की थिरकन उसकी सांसों को गरमा रही थी। वह निष्प्राण होकर समर्पित हो गई थी। रिक्शा के बाहर दोपहर ने स्वयं को हल्की हल्की श्यामल ओढ़नी से ढक लिया। जिस प्यास को बुझाने की खोज में आदित्य काली चट्टानों के साए में झरने का स्रोत तलाश रहा था, वो झरना उस रिक्शा की छत तले निर्बाध बह उन्हें अपनी बौछार से सराबोर कर रहा था। तिस पर भी कलफ लगी साड़ी की चुन्नटें कायम थी। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर वीना विज जी की लिखी कहानी कलफ लगी साड़ी।